अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सियासी इंजीनियरिंग और मुल्क के नाम पर जाती मफादात को तरजीह देने के इल्जामात के साथ पाकिस्तान के बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाली 3 अहम शख्सियात पहले ही मुतनाज़ हो चुकी हैं और अब उनके एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल हैं। इन 3 किरदारों में जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि उनके दौर में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और फौज अदालतों से लेकर पार्लिमानी मामलात तक में मुदाखलत करती रही है। और जनरल बाजवा ने इन तमाम कामों से मुताल्लिक साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है और मीडिया में ये तफसीलात फराहम की कि जनरल फैज़ हमीद ने ही साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाया है, जबकि जनरल फैज़ हमीद ने अपने मौक़िफ़ देते हुए वाज़ेह किया है कि फ़ौज में जो काम भी होता है वो आर्मी चीफ की मर्जी से होता है। और इसी दौरान खुद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह एतराफ़ भी कर लिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान से राब्ते में रहे हैं। मगर अब मामला इन 3 किरदारों से आगे बढ़ चुका है और अब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उन्होंने अपने दौर में मुल्क के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दी और वो अपनी एक्सटेंशन के लिए लॉबिंग करते रहे हैं। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शुमार उन जजेस में होता है जिन्होंने ट्रायल से पहले ही नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दे दिया था और अपने फैसले का आगाज़ ही गॉडफादर के अल्फाज से किया था, जिसको इमरान खान ने अपनी 2018 की इलेक्शन कैंपेन में एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया था। मगर अब मरियम नवाज का दावा है कि कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को एक वफ्द के जरिए पैगाम भिजवाया गया था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। अब आम बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा काटने के लिए जेल में थे और उस वक्त चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे और उनकी मुद्दत मुलाजमत दिसंबर 2019 में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये क़यास आराइयाँ हो रही थी कि शायद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी। मगर आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत में आइनी तरमीम के बगैर तोसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज उस वक्त तक अपने दफ्तर में रहेगा जब तक कि वो 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। यानी 65 साल की उम्र के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाएगा और जस्टिस आसिफ सईद खोसा दिसंबर 2019 में अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही अचानक सितंबर 2019 में बाकायदा इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम के लिए एक बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। सहाफ़ी हसनात मलिक की सितंबर 2019 की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल तक करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा सैयद फ़खर इमाम और अमजद खान नियाज़ी ने आईनी तरमीम के लिए बिल भी पेश कर दिया है और हुकूमती हलकों में इस हवाले से गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुशावरा चल रही है। जबकि खबर के मुताबिक उस वक्त नून लीग के करीबी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी पार्टी इस बिल की हिमायत एक ऐसे वक्त में नहीं करेगी जब उसकी क़यादत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है। और एक और वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दीगर जजेस जो आइंदा के लिए चीफ जस्टिस के उम्मीदवार हैं वो इस पेशरफ से खुश नहीं हैं। लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है और तहरीक इंसाफ के पास ये नंबर्स पूरे नहीं थे और फिर हुकूमत ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर ये बिल आगे बढ़ता और मंजूर हो जाता तो इसका सबसे बड़े बेनिफिशरी जस्टिस आसिफ सईद खोसा होते और वो मज़ीद 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मगर ये इबहम अब तक ज़रूर बरकरार है कि किसके कहने पर यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। लेकिन मरियम नवाज आज ये दावा कर रही हैं कि नवाज शरीफ को पैगाम भेजा गया कि जस्टिस खोसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने यह बात तस्लीम नहीं की, इसलिए यह मामला रुक गया। अब दिलचस्प बात यह है कि 2019 के आखिर में जहां आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक क़यास आराइयाँ हो रही थी तो वहीं 2 अहम पेशरफ्त भी सामने आई थी। पहली पेशरफ्त ये हुई कि नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए, यानी नून लीग को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। और दूसरी पेशरफ्त ये हुई थी कि 26 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जनरल बाजवा को अगस्त 2019 में 3 साल की मिलने वाली एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था और वाज़ेह किया था कि इस नोटिफिकेशन में खामियां मौजूद हैं और पार्लियामेंट इस हवाले से दुरुस्त कानून साजी करे। यानी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से मुताल्लिक इबहम पैदा हो गया था। मगर फिर नून लीग समेत तमाम पार्लिमानी जमातों ने जनरल कमर जावेद बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। यानी फिर जनरल बाजवा को भी बड़ा रिलीफ मिल गया और जनरल बाजवा को पार्लियामेंट के जरिए एक्सटेंशन मिल गई तो उस वक्त के वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने इस एक्सटेंशन की हिमायत करते हुए कह दिया था कि मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले आसिफ सईद खोसा को 3 साल की एक्सटेंशन दे दूँ। यानी हुकूमती हल्के इस हवाले से जोर लगा रहे थे कि सबको रिलीफ मिलने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा को भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसा हो नहीं सका और मरियम नवाज का दावा है कि ऐसा ना होने की वजह नून लीग और नवाज शरीफ की तरफ से इनकार था। बहरहाल दिसंबर 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा रिटायर हो गए, मगर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पनामा केस का फैसला और फैसले के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ जो ट्रायल का तरीक़ाकार था
उस पर आज तक सवाल उठ रहे हैं। आज भी मरियम नवाज ने पनामा बेंच पर तनकीद की, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। ये मुल्क तरक्की कर रहा था और फिर क्या हुआ? पनामा बेंच को मुसीबत पड़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। गवाही दो थाना। मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूँ, जिसने इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पनामा केस। मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। साकिब निसार की अदालत में आसिफ सईद खोसा के सामने रोज इश्तिहारी मुजरिम इमरान खान पेश होता था और नवाज शरीफ के खिलाफ हेयरिंग्स में शरीक होता था। फ्रंट वाली रो पर कुर्सी रखकर बैठा होता था। आसिफ सईद खोसा, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इश्तिहारी मुजरिम को मैं गिरफ्तार करूं? क्यों तुमने उस वक्त कौम, मुल्क, आइन और कानून का तमाशा बनाया? आज ये अवाम तुम्हें आराम से घरों में छुपने नहीं देगी। अब दिलचस्प बात यह है कि 2016 में जब तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुताल्लिक सड़कों पर थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ, हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान और रसद उमर दोनों कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिस वक्त 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया। मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। अब इस पूरे मामले का पस मंज़र भी है। 2016 में ICIJ की तरफ से पनामा पेपर्स की सूरत में लाखों दस्तावेज़ात लीक की गईं और इन दस्तावेज़ात में नवाज शरीफ के बच्चों समेत 400 से ज़ायद पाकिस्तानियों का नाम था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उनकी पनामा में ऑफशोर कंपनियां हैं, जिसके बाद उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ एक मुहाज़ खड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें नून लीग के खिलाफ दबाव बढ़ाने लगीं और 24 अगस्त 2016 को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने पनामा पेपर्स से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मगर इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था और 4 दिन बाद ही अदालत ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त को फजूल करार देकर वापस कर दिया। फिर 29 अगस्त 2016 को इमरान खान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और नवाज शरीफ की नाअहली का मुतालबा किया। इसी दौरान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी नून लीग की हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रही और फिर 20 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए बाकायदा 28 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, जिसकी सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे। कई महीनों तक कार्रवाई के बाद 20 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया, मगर यह फैसला ना ही शरीफ खानदान के लिए क्लीन चिट साबित हुआ और ना ही उसे सजा के तौर पर लिया गया। दोनों तरफ से इस फैसले पर खुशियां मनाई गईं। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद का अक़लियती फैसला यह था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए वो नाअहल होते हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद के 3 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इस मामले पर मज़ीद तहकीकात का फैसला किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसी JIT बनाने का हुक्म दिया गया जिसमें ISI, MI, FIA, NAB, ACCP और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल करने की हिदायत दी गई। हुक्म दिया गया कि JIT तहकीकात करेगी कि क्या शरीफ खानदान के असासे उनकी आमदनी से ज़ायद हैं या नहीं और JIT को अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया। इस तरह 20 अप्रैल के फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो बरकरार रहे, मगर उनके ख़ानदान को मज़ीद तहकीकात का सामना करना पड़ा और दिलचस्प बात यह है कि JIT बनने से पहले एक तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। अदालती हुक्म के बाद 6 रियासती इदारों ने 27 अप्रैल 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक JIT के लिए मुख्तलिफ नाम अदालत को भेजे। 27 अप्रैल ही को स्टेट बैंक और ACCP को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मज़ीद नाम भेजने का हुक्म मिला। इसी दिन इन इदारों को एक व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई और उनसे मखसूस नाम शामिल करने का कहा गया। ACCP से बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से आमिर अजीज़ का नाम शामिल करने का कहा गया। 28 अप्रैल को चेयरमैन ACCP ज़फ़र हिजाजी ने ख़त लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इस पुरस्रार व्हाट्सएप कॉल के बारे में आगाह भी कर दिया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने JIT की तश्कील के लिए पहली समाअत 3 मई को की, जिसमें अदालत ने ACCP और स्टेट बैंक के पेश किए गए नामों को मंजूर नहीं किया और जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन ACCP ने जो नाम भिजवाए वो शको शुबा से बाला नहीं हैं। ऐसे अफराद चाहिए जिनका किरदार हीरे जैसा हो।
और आइंदा समात में स्टेट बैंक और ACCP से 18 ग्रेड और उससे ऊपर के तमाम अफसरान के नामों की फहरिस्त तलब की गई और 5 मई की समात में सुप्रीम कोर्ट ने JIT के नामों का इंतखाब कर लिया, जिसमें ACCP से उन्हीं बिलाल रसूल और स्टेट बैंक से उन्हीं आमिर अजीज़ का इंतखाब किया गया जिनका व्हाट्सएप कॉल में इन इदारों के सरबराहों से मुतालबा किया गया था। मगर इस मामले पर भी तनाज़ा उठ खड़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट JIT में मखसूस अराकीन को डालने के लिए असरअंदाज हो रही है। मगर बाद में जून 2017 में होने वाली समात के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रजिस्ट्रार को लोगों को मुंतखब करने के लिए कहा, हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या हो रहा है, हमें नताइज का डर नहीं है, हमें कोई नहीं डरा सकता, हमने JIT को मुंतखब किया। और अब इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने दावा किया है कि जब JIT बनी तो हमें इस हवाले से उस वक्त पता चला कि जब ACCP के चेयरमैन ज़फ़र हिजाज़ी ने हमें फ़ोन करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मनपसंद नाम मांग रही है और मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नाम मांगे हैं लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से नहीं मांगे गए, बल्कि आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर ये नाम मांगे गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हमें बताया है कि पैनामा केस से मुतालिक जो हिदायत लेनी है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेनी है। यानी वो व्हाट्सएप कॉल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने की थी और फवाद हसन फवाद के दावे के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हिदायत पर की थी। और फिर FIA के अफसर वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT बनी, जिसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज किया और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दे दिया और एहतसाब अदालत को कहा कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 माह में फैसला करें। और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकरीरी भी कर दी और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और बाद में इमरान खान ने इस JIT का क्रेडिट जनरल बाजवा को दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी और कहा कि फौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने इसमें अहम किरदार अदा किया। यह सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गया है और आज भी जैसे आसिफ सईद खोसा के फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। मई 2022 को एक तकरीब के दौरान जियो न्यूज़ के सहाफ़ी एजाज सैयद ने आसिफ सईद खोसा के फैसलों से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि जजेस अपने फैसलों की वजाहत नहीं करते, फैसले पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप इसमें से जो नतीजा निकालना चाहते हैं या चाहिए निकाल सकते हैं। आप वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने वर्दी के बगैर 2 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा है, एक नवाज शरीफ साहब और एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आप रिग्रेट नहीं करते कि जो कंट्रीब्यूशन आपने पाकिस्तानी पार्लियामेंट को एम्बैरेस करने में और उसको कमजोर करने में किया है वो आपको करना चाहिए। आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक नोटिस लिया, लगा कि जिस तरह आपके हाथ कांप रहे हैं और आपने एक ऐसी रवायत दी, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि मुस्तकिल एक ऐसा एक्सटेंशन का गंद इस मुल्क में पड़ गया जिसमें मैं बड़े अदब से कहूँगा शायद आपका भी कोई किरदार है। तो कोई रिग्रेट्स हैं आपको इन 2 इश्यूज के ऊपर या किसी और? Thank you for your questions. This question pertains to my cases decided, and this is a 100-year-old tradition, not only in the subcontinent but everywhere in the world. Judges don't explain their judgments, and it is their public property. You can take whatever they are. You can deduce anything that you want to deduce, but please read those. बात ये है पढ़ लें, फिर अगर वो लॉजिक आपको अच्छा लगता है आप उसको अच्छा समझें, बुरा लगता है बुरा समझें। एक्सटेंशन मांगने से मुताल्लिक मरीम नवाज के इल्ज़ामात पर हमने आसिफ सईद खोसा से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए पैगाम भेजा मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रोग्राम लाइव है, वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं, हम आवाम के सामने रख देंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। मुल्क की सियासत में इंतशार और इल्ज़ाम तराशी उरूज पर है। नून लीग इमरान खान के मुबैना सहूलतकारों के खिलाफ बयानियाँ बना रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के अलावा साबिक DGI फैज़ हमीद का नाम खुलेआम ले रही है और उन्हें इमरान खान की सहूलतकारी का मुजरिम करार दे रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पंजाब में इंतखाबात की तैयारी कर रही है और साथ ही साथ नून लीग के अलावा निगरान सूबाई हुकूमत पर भी दबाव बढ़ा रही है। लाहौर में अपने एक कारकुन अली बिलाल की हलाकत का जिम्मेदार पंजाब की निगरान हुकूमत को करार दे रही है और साथ ही इल्ज़ाम भी लगा रही है कि PDM में शामिल जमातें इंतखाबात नहीं कराना चाहती। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में तो सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक कर लिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला अभी तक मुअम्मा बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन इजलास पर इजलास कर रहा है
मगर तारीख नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से भी मुलाकात की थी, मगर गवर्नर ने कोई तारीख ही नहीं दी। अब इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हतमी मुशावरत के लिए 14 मार्च को मदऊ कर लिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दाखिला और वजारत दिफा के आला हुक्काम का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र मतलूबा फंड्स मुहैया करना मुश्किल है, जबकि ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ इस वक्त कलअदम TTP बहुत मुतहर्रिक है। मरियम नवाज ने आज फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा है कि पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होगा। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। इलेक्शन होगा जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, वरना ना कोई इलेक्शन मानेगा ना कोई तुम्हारी कोई बात मानेगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो, उसके बाद सुबह इलेक्शन करा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान ने दावा किया है कि 8 मार्च को हुकूमत का मंसूबा था कि मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाया जाए और हमें इंतखाबी मुहिम से निकाला जाए। उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी, ऑर्डर कर रहे हैं इनके लोगों के, मारो इनको ये करो, लाशें गिराओ। इनका प्लान था एक, लोगों को मारना, इलेक्शन से निकलना, तसादम करना, और दूसरा उस दिन पूरा प्लान बनाओ तो उठा के मुझे बलूचिस्तान लेके जाना। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए हैं। कोशिश है कि किसी तरह हम कैंपेन से निकल जाए, इतना खौफ फैला दिया जाए कि किसी तरह इन चोरों को फिर से जिता दिया जाए। KP का क्यों नहीं गवर्नर डेट दे रहा इलेक्शन, कौन उसके पीछे खड़ा है जो वो डेट नहीं देता। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनीफ फारूक और आसमा शराजी साहिबा। मुनीफ फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहिबा, नियत लग नहीं रही है हुकूमत की इलेक्शन कराने की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। लग रहा है आपको पूरा बहाना है कि इलेक्शन हो तो साथ ही हो, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में ना हो? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा एक जुमला बार बार दोहरा रही हैं वो कि पहले इंसाफ और तराजू के पलड़े बराबर होंगे, उसके बाद इंतखाब होगा, या पहले एहतसाब फिर इंतखाब का ये जो नारा, ये नारा हमने मार्शल लॉ में तो सुना था, हमने डिक्टेटर्स के मुंह से तो सुना था, लेकिन जमहूरी लोगों के मुंह से हम पहली बार ये नारा जो है वो सुन रहे हैं। तो अब आज ही इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ है, जिसमें कि जो हमारी इत्तला है कि हसास इदारों की जो रिपोर्ट गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस वक्त PDM की उसको थ्रेट्स हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे हालात नहीं हैं कि मुकम्मल एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो देखिए हुकूमत की तरफ से भी ज़ाहिर है कि इस वक्त उनकी कोई इंटेंशन नहीं लग रही, क्योंकि उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि अगर इस वक्त वो इलेक्शन में जाते हैं और महंगाई अपने उरूज पे है और कुछ दिनों के बाद फिर वो और ज़्यादा जो महंगाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे, अगर IMF का पैकेज जो है वो आ भी जाता है उसके बावजूद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उनके लिए आवाम को फेस करना एक बड़ा मुश्किल काम होगा। और दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारे भी आप देखिए कि जो हेल्प चाहिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन को, कल आप देखें कि मुतालबा किया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की तरफ से कि सिर्फ उनको अदलिया के लोगों के ऊपर एतमाद है, और इसी तरह से बाकी सियासी जमातें कहेंगी कि हमें अदलिया पर एतमाद नहीं है। तो ऐसे लगता है कि जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और PTI भी चाहते हुए भी चाहती है कि कुछ ऐसी शराइत रख दी जाए कि इंतखाबात का इनकाद मुमकिन ना हो सके। और इसी तरह से जो PDM गवर्नमेंट है वो तो ऑलरेडी उसकी तो इंटेंशन ऐसे लगती है कि वो चाहते हैं कि पहले एहतसाब हो, इंसाफ हो, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, उससे पता नहीं क्या क्या मुराद होगी, और उसके बाद इंतखाब में जाया जाए। तो ये एक ऐसा बहरान है जो कि बहरान को जन्म दे रहा है और मुस्तकिल जन्म देने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अगर कोई इदारा मुश्किल में है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो बार बार लिख रहा है कि हमें पैसे चाहिए, जो चाहता है कि सिक्योरिटी मिले, जो चाहता है कि अमला मिले, जो चाहता है कि नफरी हो, जो चाहता है कि पुलिस एहलकार हो, लेकिन ताहाल उनको किसी किस्म की फैसिलिटेशन हमें नज़र नहीं आता कि हुकूमती इदारों की तरफ से जो है या रियासती इदारों की तरफ से वो प्रोवाइड की जाए। सो ये कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। और ऊपर से अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा करेगी कि सिर्फ अदलिया के लोगों के साथ जो है वो इंतखाब में जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये घुमसान का रन पड़ने की जो है वो ज़्यादा इसके चांसेस और इम्कानात बढ़ जाएंगे। मुनीब आप बताइएगा, अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जो भी नया बयानिया बनाने की मरियम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, अगर इलेक्शन में ना गए और अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का फैसला मौजूद है,
किसी भी तरीके से अगर डिले करने की कोशिश करते हैं तो क्या कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी अपनी कब्र खोद रहे होंगे, या कोई एक अच्छा सियासी और कानूनी ऑप्शन है इनके पास मौजूद? शाहजेब साहब, कोई कानूनी ऑप्शन तो अब इस वक्त मौजूद नहीं है हुकूमत के पास, पीडीएम की जमातों के पास, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड है। और ताजुब की बात यह है कि टॉक शोज के अंदर जो कंजम्पशन है उसके लिए तो कहते रहे कि सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होनी है, लेकिन अगर आप उस पूरी कार्रवाई को जो कि अदालत में हुई उसका जायजा लें तो वहां पर सिवाय डीजी लॉ जो कि इलेक्शन कमीशन के थे, उनके अलावा जो लीगल पॉइंट्स थे वो और किसी ने रेज नहीं किए। अगर आपके पास कोई एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस हैं तो आपने वो किसी फोरम पर एस्टैब्लिश तो करने होंगे, वो अब तक नहीं किए। महज ये कह देना कि जी वो आर्टिकल 254 हमें गुंजाइश देता है, तो आर्टिकल 254 ऐसी गुंजाइश आपको बिल्कुल नहीं देता। जो परफॉर्मेंस है किसी ड्यूटी की जो कि लिखी गई है आइन के अंदर, वो आपने हर सूरत अमल दरामद उसके ऊपर करना है। वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो वाकई मुल्क को ऐसे सूरत हाल लाहक हो जिसकी वजह से इलेक्शन ना हो सके, वो पर किसी जगह पर डिसाइड होगा। और यहाँ पर वो फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दे दिया है। जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं कि जी चंद फैसले होना बाकी हैं, वो फैसले होना बाकी की बात तो बाद में है। उनका एक वो विश लिस्ट है, और वो विश लिस्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया वो गलत था, एक बहुत ही बुरी और गंदी प्रेसिडेंट सेट की गई। वो चाहती हैं कि इमरान खान को भी इसी तरह डिस्क्वालीफाई किया जाए। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस पेंडिंग है उनका फैसला है। अब एक अदालती प्रोसीजर है, अगर उसको स्पीडी ट्रायल भी बना दिया जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले जो है वो पै दर पै एवरी थर्ड डे या सेकंड डे एक फैसला आ जाए। और अब तक की जो सूरत हाल रही है, इमरान खान साहब को काफी गुंजाइश मिली भी है अदालतों से। लिहाजा जो इस वक्त चाह रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा या मुस्लिम लीग नून, वो मुझे उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनलेस कि वाकई जिस तरह हमारे मुल्क में फाइलों को पहिए लगते हैं इस तरह केसेस को भी पहिए लग जाएं और फिर बहुत कुछ हो जाए। वो चाह ये रही हैं, जब वो तराजू की बात करती है कि तराजू बराबर हो, तो तराजू बराबर वो उसी सूरत में चाह रही हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को एक बुरे फैसले के नतीजे में डिस्क्वालीफाई किया गया, तो वही स्टैंडर्ड रखा जाए और इमरान खान साहब को भी उसी तरह नाअहल किया जाए। उनकी विश लिस्ट ये है। लेकिन फिलहाल सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर ऑप्शंस कोई नजर नहीं आ रहे पीडीएम की हुकूमत के पास। अस्मा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर इमरान खान साहब अपने बयानिए को और आगे ले गए हैं और उनको रिलीफ मिलता भी है। कुछ तो ज़ाहिर अनरीजनेबल चीज़ें ये हुकूमत करती है या पेमरा की तरफ से की जाती है कि उनकी तकरीर पे पाबंदी लगा दी, फिर अदालत से पाबंदी हटानी पड़ती है। मगर अब ये ऑप्शन तो नहीं बचा खान साहब के पास कि वो अपने केसेस में पेश ना हो, फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 13 तक की तारीख दी है। आपको लगता है कि खान साहब भी बंद गली में हैं या उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है जहां तक वो बयानिए को ले गए हैं और केसेस को में भी जितनी ताखीर करने में कामयाब हो गए? जी, मेरा ख्याल है कि बयानिए की जंग में तो इमरान खान साहब ने इतने पहलू बदले हैं कि अब बयानिए की असल शक्ल जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब जिस कानून की हुक्मरानी की बात करते थे, अमीर के लिए कानून अलग, ताकतवर के लिए अलग, कमज़ोर के लिए अलग, और वो मुआशरा कभी ज़िंदा नहीं रहता जिसमें ताकतवर के लिए कानून अलग होता है और जुल्म का मुआशरा जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता और कुफ्र का मुआशरा बरकरार रह सकता है। ये वो सारी कहानी थी जो कि वो बताते थे। लेकिन जब उनकी बारी आई कि उनको अमली तौर पर ये पेश करना था कि वो अदालतों के सामने पेश हों, तो मेरा ख्याल है कि आपने देखा उनके इस बयानिए में से जान निकल गई कि जो वो एक मुआशरे के तसव्वुर के तौर पर पेश करते थे। एक बात। दूसरी बात यह कि हकीकी आज़ादी और गुलामी जो है उसका तसव्वुर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको या उनका वोटर जो है या उनको तस्लीम करने वाला उसके सामने नहीं है। एक ही बयानिया है जो कि इस वक्त पॉपुलर है और वो है महंगाई। महंगाई का बयानिया वो है जिसने कि पीडीएम की गवर्नमेंट को बिल्कुल पसे पुष्ट डाला हुआ है। इमरान खान साहब के कामयाब बयानिए के पीछे कोई और बयानिया नहीं सिवाय इसके कि पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान जो महंगाई इस वक्त सामने है और लोग जिसका सामना कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बयानिए तो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ देंगे अगर गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। अगर महंगाई इसी तरह की सूरत हाल सामने रहती है तो पीडीएम गवर्नमेंट को कोई नहीं बचा सकता कि वो इस इमरान खान साहब के बयानिए को कामयाब करे। बाकी रही बात कि जो इस वक्त केसेस हैं इमरान खान साहब के, वो केसेस बहुत वाजे हैं। तोशाखाना केस हो या ममनुआ फंडिंग का केस हो या फिर ये कि उनकी साहबजादी का मामला हो, ये तीनों के तीनों केसेस ऐसे केसेस हैं जो कि
जानदार केसेस हैं और हुकूमत बेशक 80 केसेस बना ले, 85 केसेस बना ले, उन केसेस से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये केसेस हैं जो कि इस वक्त उनको इमरान खान साहब को इसका सामना है। और इमरान खान साहब को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से यकीन है या मालूम है कि अगर वो किसी केस में जाएंगे तो इन तीनों में से कोई एक केस ही होगा जो कि उनके ऊपर ये नाअहली की तलवार लटक रही है या सज़ा की तलवार लटक रही है या दीगर जो तलवारें हैं वो लटक रही हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी जमात के अंदर ये बयानिया कौन लेके जाएगा, अभी से उनकी जमात के अंदर ये बात चल पड़ी है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान साहब जो हैं वो पसे दीवार जाते हैं तो उनकी जो जमात है उसको कौन जो है वो काबू करेगा या कौन उसको लीड करेगा। इतने ऑलरेडी ग्रुप्स हैं जो कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में हैं और अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये होगी कि पार्टी को लीड कौन करेगा, जो कि जिसका कि एक वैक्यूम बहरहाल मौजूद है। तो ये है वो बंदगली जहां पे इमरान खान साहब की सियासत आके खड़ी हुई है और इमरान खान साहब इसीलिए इलेक्शन फौरी चाहते हैं कि अगर किसी तरीके से ये गवर्नमेंट परफॉर्म कर गई जिसके इम्कानात कम हैं तो फिर उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, वो उनके पास कोई और नैरेटिव जो है वो बेचने के लिए नहीं रह जाएगा और सिर्फ एक नैरेटिव जो कि इस वक्त कामयाब हो रहा है कि लोग प्रो पीटीआई हों या ना हों वो महंगाई के खिलाफ हो चुके हुए हैं, वो पीडीएम की जो पॉलिसीज इस वक्त की अवाम कुछ पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ हुए हुए हैं, लिहाजा वो जल्दी से जल्दी जो है इंतखाबात चाहते हैं। अलबत्ता जो सबसे बड़ा क्राइसिस हो सकता है अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो वो बंद गली वाला वो यही होगा कि बयानिए के साथ साथ उनकी पार्टी को लीड कौन करेगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो सियासी तौर पर तो जाहिर है मुनीब आगे नजर आते हैं, इमरान खान साहब नून लीग बयानिए की भी तलाश में है, बनाने की कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, महंगाई का तूफान है, तो यहाँ तो विन विन सिचुएशन है खान साहब के लिए। आपको लगता है कि गिरफ्तारी या केस वो किसी बदगली में ले जा सकता है इमरान खान साहब को जिसकी पीडीएम कोई ख्वाहिश कर रही हो? देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ जो वाहिद चीज जिसके ऊपर पीडीएम की हुकूमत का इन्हिसार है वो एक ही नुक्ता है और वो ये कि इमरान खान साहब आज की एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर नहीं है। और हमारे मुल्क की तारीख रही है कि जो भी जितना मर्जी पॉपुलर हो या जितना मर्जी लोग उसे पसंद करें, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की राइट साइड पर नहीं है तो उसका इक्तदार में आना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अगर वो इक्तदार में आ भी जाए तो फिर वो इक्तदार चला नहीं सकता। इमरान खान साहब ने कुछ सियासी रेशा दवानियां ऐसी की हैं पिछले साल के आखिर में जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और वो भुगत भी रहे हैं। अब जिस तरह से इमरान खान ने इक्तदार हासिल किया उसकी कलाई भी खुल गई है कि जिस तरह से बाजवा साहब ने जो कि चीफ क्रिएटर थे प्रोजेक्ट इमरान के और जनरल फैज हमीद साहब ने उनकी मुआवनत की, भरपूर मुआवनत की। अब पीडीएम की हुकूमत के पास वाहिद नुक्ता यही है कि इमरान खान इसीलिए इक्तदार में नहीं आ सकते क्योंकि आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले इमरान खान साहब ने जो साजिश की वो खुलकर सामने आ गई है और इमरान खान साहब को इस काम के लिए खास तौर पर माफी मिलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। लिहाजा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, इस वक्त महंगाई उरूज पर है, डिलीवरी है कोई नहीं, बहुत सारे मसाइल का सामना है पीडीएम की हुकूमत को, पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो वाहिद नुक्ता है इमरान खान साहब के खिलाफ और वो है पावरफुल, इट्स माइटीएस्ट ऑफ ऑल, और वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नजर नहीं है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट उनको बिल्कुल मैं अगर ये कहूं कि राइट ऑफ कर चुकी है, इसलिए क्योंकि वो एक डिपेंडेबल सियासतदान भी नहीं है, डिपेंडेबल प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है और उन्होंने खुल्लम खुल्ला साजिश की है मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। प्राइम में शामिल करते हैं। IMF के वफ्द को पाकिस्तान से गए 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वजीर खजाना इसाक डार ने 2 मार्च को गुज़िश्ता जुमेरात के दिन ट्वीट करके कहा था कि अगले हफ्ते IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा, यानी इस हफ्ते मुआहदा हो जाना था मगर नहीं हुआ है और पाकिस्तान की जो उम्मीद थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसाक डार ने मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी से, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की, ब्रीफिंग दी बिजनेस कम्युनिटी को। क्या बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल हुआ या अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है? हमारे साथ उस मीटिंग में मौजूद मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आरिफ साहब, ये क्या मामला है? आप लोगों को भी बताया गया था उस मीटिंग में कि जी इस हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि ट्वीट किया था पिछले जुमेरात को इसाक डार साहब ने, नहीं हो रहा है? क्या कंसर्न पैदा हो रहे हैं मार्केट में कि हुकूमत हैंडल कर भी रही है सिचुएशन को या नहीं सही तरीके से? आई थिंक वो तो ये था कि जो भी उनकी
जो प्रायर एक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई हैं, यही हमें जो है वो बताया गया था। और ये था कि ये इस मैटर ऑफ डेज इंशाल्लाह, जो रिकॉर्ड पर भी यही मौजूद है। तो आई बिलीव कि ये किसी वक्त भी जो है ये इसकी अनाउंसमेंट आएगी। इसमें एक और ये बात थी कि शायद ये इस किस्म की जो है वो बात मार्केट में थी कि जो है वो IMF जो है वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जो अरेंजमेंट्स हैं उसकी कंफर्मेशन की कोई है। तो वो बताया गया था कि वो ऐसी कोई प्रायर एक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। बट आई थिंक मार्केट में इस किस्म की बात जो है वो है कि ये चीज़ है जो इंशाल्लाह ये जल्द ये चीज़ भी जो है वो कंप्लाई हो जाएगी। मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अगर ये मीटिंग थी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो डार साहब की ब्रीफिंग हो या फिर आर्मी चीफ साहब की तरफ से जो बातें कही गई, उससे कोई एतमाद आपका बढ़ा या कंसर्न्स मौजूद हैं बिजनेस कम्युनिटी के सिचुएशन किस तरफ जा रही है? नहीं, आई थिंक उससे एतमाद जो है वो बढ़ा है। पर्टिकुलरली जो एरियाज़ गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनमें जो है वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, उसके अंदर जो है IT है और फिर कंस्ट्रक्शन जो है। तो ये 4 ऐसे एरियाज़ हैं। आई थिंक उसमें ये सारे के सारे जो है वो लेबर इंटेंसिव भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ का भी जो है वो इंटरेस्ट होगा। और उसमें जल्दी आई थिंक उसके अंदर इक्विटी की सूरत में जो है वो फंडिंग भी जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि उसमें जो है वो लैंड जो है वो पाकिस्तान की इक्विटी होगी, जबकि उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो आएगी और इक्विटी जो आएगी वो आई थिंक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी सपोर्ट कर सकेगी। मतलब और ज़ाहिर दोस्त ममालिक में चीन की तरफ से तो पैसे आए, मगर अरब ममालिक की तरफ से कमिटमेंट भी पहले भी की गई थी, फिर प्रेस स्टेटमेंट भी आया, बट नहीं आए। डार साहब तो बहुत दफ़ा कह चुके, मगर वो पैसे नहीं आते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि आर्मी चीफ भी मौजूद थे। माजी में जो साबिक आर्मी चीफ थे वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़ा किरदार अदा करते रहे दोस्त ममालिक से पैसे लाने में। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी हुई कि आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई ऐसी बात की गई हो? जी, उसमें यही था कि वो ख़ुद इनिशिएटिव गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने ले लिया है ऑलरेडी। इसके अंदर जो है वो बताया ये गया कि वो काम जो है वो शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत राइट कॉन्सेप्ट है, और इसमें हमारे जो अरब ममालिक जो कंट्रीज़ हैं उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा फूड सिक्योरिटी के हवाले से, माइनिंग के हवाले से जो है, और कंस्ट्रक्शन को तो वो जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके यहाँ खुद भी जो है उन्होंने ये डेवलपमेंट जो है वो की हैं। तो उससे जो है वो ये लगता है कि ये एरिया जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो राइट एरियाज़ हैं, और उसमें जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज़ की जो है वो इमीडिएट इन्वेस्टमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ भी जो है इनमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लोकल भी इंटरेस्ट जो है इसमें खातिर ख्वाह हो सकता है। आरिफ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़ाहिर रिजर्व्स बहुत नीचे चले गए थे, अब कुछ 4.3 अरब डॉलर्स पर आए हैं। शरह सूद 20% पर है। कल जो ऑक्शन हुआ टी बिल का, उसमें 21% तक जाके हुकूमत को पैसे मिले, और 3 महीने में मिले। और वो 21% तक भी इसलिए मिला क्योंकि स्टेट बैंक ने इंजेक्ट किए थे पैसे मार्केट में, वरना शायद और ज़्यादा हुकूमत को प्रॉब्लम होती पैसे रेज करने में। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है शरह सूद और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, दोस्त ममालिक के पैसों का नहीं पता। तो मईशत ने इस वक्त जो बदतरीन सूरत हाल थी वो देख लिया, या वो भी आनी है? एज अ बिजनेसमैन आप कैसे देख रहे हैं इसको? आई थिंक ये जो इन्फ्लेशन का सिलसिला अभी 2-1 महीने मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन में कुछ इजाफा होगा, लेकिन ये है कि 2 महीने के बाद फिर जो है इसमें रिस्पाइट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे रुपए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर खुदा न खास्ता रुपए की वैल्यू और गिर जाती है तो फिर वो इन्फ्लेशन पे उसका जो है वो बुरा असर पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है, वो इंटरेस्ट के बढ़ने से जो है फिर ये कि रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्या अगर आज कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता है
तो वो अगर 20% से ज़्यादा, यानी अगर यहाँ से 55-60 रुपये डॉलर एक साल में बढ़ जाए तो फिर हम ये 20-21% के जो इंटरेस्ट रेट है उसका मुकाबला वो कर सकेगा या कॉम्पीट कर सकेगा। तो आई बिलीव कि ये हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो बिजनेसेस के लिए और ख़ुद गवर्नमेंट के लिए तो जो है ठीक नहीं है, बट यहाँ जो बहुत ज़्यादा जो है वो डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है तो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर ये सोचेगा कि मैं अगर रुपये में रखता हूँ और रुपये की इन्वेस्टमेंट में जो है वो डॉलर में करता हूँ तो क्या मुझे ये वहाँ 20% के करीब जो है वो रिटर्न आएगा। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें ये होगा कि पता नहीं डॉलर तो जो है इतना ज़्यादा बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट के ज़रिए तो मुझे ये सर्टेनिटी है कि मुझे ये रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब इतना हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है ज़रा सा ये IMF का प्रोग्राम जो है वो कंफर्म हो जाए तो फिर ये है कि जो लोगों ने डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो सोना ख़रीदा हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट होना जो है वो शुरू हो जाए। बट आई थिंक इन सब चीज़ों के लिए IMF प्रोग्राम क्रिटिकल है और उससे फिर स्टेबिलिटी को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और एज ऑफ नाउ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं देख रहे हैं आप? डिफ़ॉल्ट के जो हमारे कमर्शियल लोन्स जो हैं वो तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इमीडिएट उसमें तो जो है कोई मसला जो है वो ऐसा नज़र नहीं आता है। लेकिन ये है कि ये अगेन मैं कहूँगा कि इसके लिए भी जो है वो IMF प्रोग्राम क्रिटिकल है कि मीडियम टर्म में हम अपने जो है वो जो भी कमिटमेंट है उसको ऑनर कर सकें। और यही बात हो रही है कि IMF जो है वो ये मांग रहा है कि आप अपनी ये ऑब्लिगेशंस जो है उसको मीट करने का क्या प्लान है। तो आई थिंक वो प्लान जो है शायद गवर्नमेंट उनसे शेयर कर रही हो और उसी की बेसिस पर फिर ये है कि ये प्रोग्राम की रिजम्पशन जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। बहुत शुक्रिया, आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।